नमस्कार। मनोरोग विशेषज्ञ या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जैसे मैं कहूँ, यह एक ऐसा नाम है कि लोग डर जाते हैं कई बार, पर ये बहुत ज़रूरी है। हमारे कैंसर मरीजों में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर द पेशेंट लेकिन फॉर द होल फैमिली। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लोग डर जाते हैं। लोग जब डायग्नोसिस होती है तो परेशान हो जाते हैं। कई बार उसी डर के कारण इलाज छोड़ देते हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रचना गुप्ता। नमस्कार मैम। नमस्कार। जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं, जो इसमें हमें हेल्प करेंगी समझने में कि किस तरीके से हमारे जो पेशेंट्स हैं और जो उनकी फैमिलीज़ हैं, जो कैंसर से न्यूली डायग्नोज हुई हैं या फिर ट्रीटमेंट ले चुके हैं, अपने आप को और अपनी फैमिली को एक मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं। जबकि हम जानते हैं कि कैंसर ट्रीटेबल है, हम हर वीडियो में अपनी ये बात बताते हैं कि कैसे क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है, पर फिर भी एक अंदर का डर रहता है लोगों में। उसके बारे में हम मैडम से जानेंगे। जी मैडम। हाँ डॉक्टर योगेश्वर, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम भी ऐसे बहुत जगह देखते हैं कि एक तो प्रॉब्लम ये है आज भी समाज में कि एक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचने का जो स्टिग्मा है, ये एक पेशेंट को रोकता भी है। बिल्कुल। कि भाई थेरेपी किसी की चीज़ के लिए भी वो एक साइकियाट्रिस्ट तक रीचेबल नहीं हो पाता है। तो पहला तो प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट कैंसर सुनते ही ऑब्वियस सी बात है कि कैंसर ऐसी बीमारी है कि सब लोग को एक फियर फैक्टर रहता है, तो एक फियर की वजह से एक डिनायल मोड में रहते हैं। तो हम एक साइकोलॉजिकल या साइकोथेरेपी से फर्स्ट इंसाइट ओरिएंटेशन जिसे हम कहते हैं कि भाई अब आपको ये डिसीज़ है, कैंसर है, यहाँ का कैंसर है, तो इसका इलाज अवेलेबल है, इसका इलाज ऐसे करना है। तो हम इसका स्टेजेस डिसाइड करते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट लेना है, पहले तो हम उनको साइको एजुकेट करते हैं कि आपको कैंसर है तो क्या स्टेज है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कैसा उसका पूरा मतलब, उसे हम इन सिंपल वर्ड्स कहें तो उसे साइको एजुकेट करते हैं, डिनायल मोड से उसको एक्सेप्टेंस मोड में लाते हैं। दूसरा क्या है कि भाई ट्रीटमेंट लेना है, तो ट्रीटमेंट की शुरुआत करे पेशेंट। अब इसके बाद जो माल फॉर्मेशंस होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, सर्जरीज के बाद, जैसे हम देखते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट निकल जाना, तो ये सभी चीज़ें तो एक सोशल एंजाइटी फेस करने में होता है, प्रॉब्लम होता है। तो इन सब लोगों को हम एंजाइटी अगर हो रहा है, एक ट्रीटमेंट लेवल पर अगर चाहिए है, तो हम उन्हें फार्माकोथेरेपी भी देते हैं अलॉन्ग विथ साइकोथेरेपीज। तो उनका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करते हैं सो दैट दे आर अधेयर टू द ट्रीटमेंट। पूरा ही ट्रीटमेंट अधेयर करें फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्जरी टू कीमो टू रेडिएशन। बिल्कुल। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम ही बन के हम बैक टू बैक एज अ फ्रेमवर्क काम करते हैं, और इनका एक बैकबोन बन के इनके पूरे जब तक ये प्रॉपरली इंडिपेंडेंटली एक लाइफ, नॉर्मल लाइफ तक नहीं जी पाते, जब तक आई थिंक हर एक कैंसर पेशेंट को ये सपोर्ट की डेफिनेटली ज़रूरत है। ये तो सही बात आपने कही कि भाई जो डिस्मॉर्फिया होगा उससे जूझना। लेकिन मैंने कई बार देखा है, जैसे मैं अपने चैनल पे और भी बताता हूँ कि आज की डेट में हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कि पेशेंट ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद समझता भी नहीं है कि उसे कोई ट्रीटमेंट हुआ था या कोई डिस्मॉर्फिक फिगर या शरीर का कोई संरचना बदलती नहीं है। लेकिन लोग वो एक फोबिया जो डर रहता है कि साहब कैंसर हो गया है तो शायद हम नहीं बचेंगे, कैंसर हो गया है तो शायद ये वापस नहीं आ जाए, उससे किस तरीके से अपन पार पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हम पेशेंट्स को ऐसे इस स्टेज में हम कैसे साइको एजुकेट करते हैं कि एक रेगुलर फॉलोअप्स रखें जिससे रियकरेंस ना हो। एक रेगुलर फॉलोअप्स या एक रेगुलर टच, जिससे हम डॉक्टर्स के साथ टच में रहते हैं और फॉलोअप्स रखते हैं, तो हमको ये फियर कम होने लग जाता है डेफिनेटली। जैसे हम कहते हैं फोबिक एंजाइटी, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम कैसे कम करते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए। एक सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे मुझे ऊंचाई से डर लगता है, तो हम इसके लिए थेरेपी क्या प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। मतलब कि हम हायरार्की एक तैयार करते हैं कि भाई मैंने 3-4 सीढ़ी चढ़ी तो मुझे पाल्पिटेशंस होने लग जाते हैं या मेरी हार्ट ब्रीथ हाइपर वेंटिलेट, तो उस वक्त हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं। फिर थोड़ा एक फर्स्ट फ्लोर पे गए, एक्सपोजर बढ़ाया, मतलब इसकी एक हायरार्की तैयार किया, तो उसी को वैसे ही हम बोलते हैं कि एक्सपोजर एंड फिर उसका रिस्पॉन्स। तो वो एक दिन पूरी छत तक पहुंच जाता है और छत से फिर नीचे भी देखने लग जाता है। ही इज सेल्फ डिपेंडेंट टू डू दैट। अब उसको वो फोबिया नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही वो कैंसर का भी हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। ये ऐसे ही होता है कि भाई हम उनको बोलते हैं भाई आप रेगुलर फॉलोअप्स के लिए जाइए। आपको क्यों होगा रीअकरेंस, अगर होगा तो वो एक जल्दी पहले ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा बिल्कुल कि बिल्कुल, वो ट्रीटेबल मैं है। भी यही कहता हूँ हमेशा। बिल्कुल।
तो यही एक फियर को हटाने के लिए हमको उनको ये सारी प्रैक्टिसेस और ये सारे तरीके से उनका फियर हटाते हैं। और कई पेशेंट्स हम देखते हैं जो डिसऑर्डर फॉर्म में आ जाते हैं, तो जहाँ पे हमको सच में ट्रीट भी करना पड़ता है। तो इसमें हम अकेले पेशेंट्स को ही नहीं इन्वॉल्व करते हैं, वी ट्रीट एज अ फैमिली। तो उसमें हम फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं। फैमिली काउंसलिंग किस चीज़ के लिए? एक जेनेटिक मार्कर्स के लिए भी, कि भाई आपको भी इतना रिस्क है, यू शुड ऑल्सो स्क्रीन योर सेल्फ, और आपको किस फ्रीक्वेंसी से स्क्रीन करना चाहिए, सो दैट अर्ली स्टेज रिकॉग्नाइजेशन इज हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। एक पॉइंट और इसमें मैंने काफ़ी फील किया है, पेशेंट जिससे परेशान रहते हैं, नींद नहीं आना, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं, चीज अजीब अजीब चीज़ें, मतलब भूत और भविष्य दोनों के बारे में अनिश्चितताएं हैं, तो चीज़ें आती होंगी दिमाग में। तो उसके लिए कितना अपन विदाउट मेडिसिन किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, और मेडिसिन का क्या रोल है? क्या मेडिसिन लेना सेफ है नींद आने के लिए केवल ऐसे पेशेंट्स में जिनमें हम जा रहे हैं कि ट्रीटमेंट चल रहा है और 4 से 6 महीना ट्रीटमेंट चलेगा? बिल्कुल डॉक्टर योगेश्वर, देयर आर मेडिसिन जिसे हम बिल्कुल दे सकते हैं जो सेफ हैं। एक तो पहले हम ये देखेंगे कि इंसोम्निया के कॉजेस क्या हैं। क्या वो क्रॉनिक इंसोम्निया है? क्या वो एक एंजाइटी या उसके साथ कोई कोमॉर्बिडिटीज है जिसकी वजह से इंसोम्निया है? क्या ऐसी स्लीप हाइजीन टेक्निक्स हम मतलब कोई ऐसी हैबिट्स हैं जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ है या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इंसोम्निया है? तो देयर आर कॉजेज, इटियोलॉजी हम फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं। तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेज ये होती है कि हम उनको स्लीप हाइजीन टेक्निक सिखाते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि भाई कोई स्टिमुलेशन नहीं होना चाहिए, सारे म्यूज़िक साउंड ये सब बंद होना चाहिए, बिस्तर जो होता है सोने का वो सोने के लिए ही यूज़ करें, बाकी सारी चीज़ों के लिए। देयर आर स्लीप हाइजीन टेक्निक्स जो हम पेशेंट को साइको एजुकेट करते हैं। दूसरा, हम एक सिंपल मेडिसिन है जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन, तो वो आपका एक स्लीप साइकिल बनाता है, तो वो बहुत सेफ है। बहुत सारे पेशेंट, इन कैंसर पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी बहुत हद तक सेफ होता है। तो वो एक स्लीप साइकिल बनाता है जिसे हम एक 15-20 डेज तक दें, और वो हेल्प करता है आपको स्लीप के लिए। उसके बाद भी अगर नहीं होता है, और अगर ऐसा है कि पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली वी कैन इवन गो फॉर बेंजोडाइजेपिन या नॉन बेंजोडाइजेपिन, जैसे ज़ोलपीडेम। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिसे सेफली दिया जा सकता है। और अब तो इतने सारे न्यू आ चुके हैं मार्केट में, जैसे डीवीगो, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिसे हम डेफिनेटली प्रिस्क्राइब कर विदाउट सकते हैं एनी प्रॉब्लम्स बेसिकली। तो जो लोगों का एक डर है, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि ट्रीटमेंट के लिए भी और अदरवाइज भी हेल्थ के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर सो नहीं पाते तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो एंजाइटी और पाइलअप होती है, फिर वो ट्रीटमेंट से हमारे और भागने लगते हैं, डरने लगते हैं। तो हमने देखा, मैडम ने हमें बहुत अच्छे से बताया किस तरीके से ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को तैयार किया जा सकता है, फैमिली को तैयार किया जा सकता है, ट्रीटमेंट होने के बाद एक नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कैसे किया जा सकता है, और इंसोम्निया यानी नींद नहीं आना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की है पेशेंट्स में ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या आफ्टर ट्रीटमेंट, उसमें भी ट्रीटमेंट पर्सनल लेवल पे, बिहेवियरल लेवल पे और मेडिकल लेवल पे, तीनों लेवल पे लिया जा सकता है और इफेक्टिव रहता है। आगे हमसे जुड़े रहिए बाकी चीज़ें जानने के लिए, कैंसर से कैसे हम व्यवस्थित तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जीत पा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।